हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, जब भी मेरा आप ये वीडियो देखें, है ना। इससे पहले हमने जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक स्टार्ट किया था क्लास 10 से, होप आपको फर्स्ट लेक्चर देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा। उसके नोट्स आपने अच्छे से बनाए होंगे होपफुली, है ना। तो ऐसे ही मैं होप रखता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा फर्स्ट लेक्चर देखने में। तो उसी से रिलेटेड आज सेकंड लेक्चर हम करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस जिसमें हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम आज के लेक्चर में हम प्लेन मिरर के बारे में A to Z सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे ताकि आपको दोबारा उससे कभी भी डाउट ना उठे। और डाउट उठता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है ना। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि लाइट रेज जो आती हैं बाउंसिंग बैक होता है। जब लाइट रेज क्या होती है, टकरा के बाउंसिंग बैक होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, एक डायग्राम बना के बताया था कि मिरर है, उससे लाइट रेज जो है टकरा के क्या होती है, वापस आती है ना। ये हमारा मिरर है, कुछ ऐसा 3D वे में बना दिया जाए ताकि आपको समझ में आए। दिस इज आवर मिरर। और जब यहाँ पे लाइट रेज आती है, टकरा के जब वापस हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब हमको क्या दिखाई देता है, मिरर में हमको हमारा इमेज शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। अब इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो प्लेन सरफेसेस में हमको प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है। प्लेन मिरर क्या होता है, एवरीबडी नोज। घर में आपके अलमीरा है, अलमीरा में जो मिरर लगा हुआ है उसको प्लेन मिरर बोला जाता है। आपके वॉशरूम में जो मिरर लगा हुआ है प्लेन मिरर बोला जाता है उनको। और भी वगैरह वगैरह शॉप्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं, है ना। आजकल देखें मोबाइल शॉप्स और शू के जो शॉप्स होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो मिरर लगे रहते हैं वो सब सारे मिरर्स कैसे होते हैं, प्लेन मिरर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर का सिंबल कैसा होता है। अब हमको जैसे क्वेश्चन बनाना है, प्लेन मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना है, तो एक्चुअल में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। तो हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हमको रिप्रेजेंट करना कैसे रहता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। प्लेन मिरर बनता कैसे है, प्लेन मिरर हमारा क्या होता है, ग्लास होता है, उसके पीछे हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, सिल्वर की कोटिंग करते हैं, एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दे आर बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं लाइट के, इसलिए हम सिल्वर और एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर रेड पेंट करते हैं, है ना। तो ये हमारा मान लीजिए ग्लास है। हम ग्लास को क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं और इसके पीछे जो कोटिंग है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्लिक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। आप जितना चाहे ऑब्लिक लाइंस बनाइए दिस। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर मैं कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो अभी हमको पता नहीं है कि मिरर का बैक साइड है कि फ्रंट साइड है। अभी सिंपली क्या है, ये ग्लास है। अगर मैं इस साइड कर देता हूं, इस साइड अगर मैं ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ऑब्लिक लाइन अगर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये हमारा बैक साइड हो जाता है। इस वाले मिरर का ये बैक साइड है ना, और इस वाले मिरर का ये बैक साइड है। और इधर वाला क्या है, ये हमारा फ्रंट साइड है। दिस इज आवर फ्रंट साइड, जहां पे खड़े होके हम क्या करते हैं, मस्त कंघी कॉम्ब करते हैं, है ना। बस मस्त बालों को सेट करते हैं, फिर बढ़िया से घूमने जाते हैं रेडी होके, डेट पे जाते हैं, है ना। बहुत सज धज के डीओ लगाते हैं दिख के, है ना। तो फ्रंट में खड़े होके, कभी भी बैक में खड़े होके आप करते हो क्या, सजते हो क्या, नहीं। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन कि कभी भी हमको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना है तो प्लेन मिरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज आवर जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर प्लेन मिरर। क्लियर है,
ठीक है, अब लाइट रेज की बात करते हैं। तो जो लाइट रेज आती हैं बच्चों, वो लाइट रेज अगर सिंगल रे आ रही है इस प्लेन मिरर में, मैं बोलता हूं कि अगर एक सिंगल रेस में ड्रॉप हो रही है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लाइट रे बोलूंगा, लाइट रे। बट अगर इस मिरर में क्या हो रहा है, बहुत सारी रेज एक साथ आ रही है, बहुत सारी रेज क्या हो रही है, एक साथ ड्रॉप हो रही है, तो इन बंचेस ऑफ रेज के बंच को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। नोट इट डाउन डियर वंस, नोट करते जाइए, ठीक है। अगर एक सिंगल रे आपको जाते हुए दिखाई देती है तो सिंपली हम उसको लाइट रे बोलेंगे, पर सिंगल रे तो होती नहीं है ना, इतनी सारी लाइट एक साथ, हमको तो पहली बात तो रेज दिखाई नहीं देती है लाइट में। अभी भी देखो लाइट आ रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है और आपको शो हो रहा हूं मैं वीडियो में, तो आपको पता चल रहा है कि कितनी रे मेरे ऊपर गिर रही है? नो, नहीं पता चल रहा है ना। तो अगर सिंगल रे होती है तो उसको हम लाइट रे बोलते हैं सिंपली, और अगर बंचेस ऑफ रेज होती हैं तो बंचेस ऑफ रेज जब ड्रॉप होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ओके, नोटेड डाउन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें मिरर जो है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है ये समझने के लिए हमको कुछ टर्म्स समझने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो टर्म्स क्या क्या होते हैं मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखते जाता हूं। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, ठीक है। सेकेंड, इंसिडेंट पॉइंट, नोटेड डाउन। अभी सब समझाने वाला हूं मैं, नोट करते जाइए। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, सेकेंड, इंसिडेंट पॉइंट, थर्ड, नॉर्मल, फोर्थ, रिफ्लेक्टेड रे, फिफ्थ, और भी कुछ है, इंसिडेंट एंगल। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसमें ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा और आपको डेफिनेशन भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। नोटेड डाउन फास्ट, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फर्स्ट है इंसिडेंट रे, सेकंड आपका क्या है, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, देन इंसिडेंट एंगल, देन रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। चलिए, तो इन सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं। कैसे समझेंगे, मिरर बना के। तो मैं एक प्लेन मिरर बना देता हूं, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। मैंने बताया था क्या करते हैं, प्लेन मिरर को हम एक सीधी डंडी लाइन खींच देंगे, सीधी डंडी खींच दिए और उसके पीछे साइड हम क्या कर दिए, ऑब्लिक लाइंस ड्रॉ कर दिए। ऑब्लिक लाइंस पता है ना आपको, ऑब्लिक किसको बोलते हैं, ऐसे स्लैश 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 बनाते जाइए। तो जिस तरफ आप स्लैश बनाओगे उस साइड हमको समझ में आ जाएगा कि उस साइड क्या है, हमारा बैक साइड है और इसके सामने वाला हमारा फ्रंट साइड है। मतलब अब अगर इस मिरर में मुझे खड़े होना है तो मैं इस साइड से खड़े होऊंगा, ना कि इस साइड से। इस साइड से खड़े हो नहीं होंगे, इस साइड से खड़े होगे तो कुछ नहीं दिखेगा, तंबूरा दिखेगा। अलमारी का पीछे का, आपकी जो अलमीरा है घर में, उसके पीछे का भाग दिखेगा। सर वॉशरूम में जो मिरर लगा है उसके पीछे कैसे खड़े होंगे, कुछ नहीं करना, वो जो मिरर है ना उसको उखाड़ना है ना, अगर आपके वॉल में एकदम फिटेड है तो, है ना। वैसे हैंग करने वाले भी मिरर्स आते हैं, अगर फिट है पूरा वॉल में तो आप क्या करना, पूरे वॉल से उखाड़ना और उसके पीछे जाके खड़े हो सकते हैं। पर उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, उल्टा मम्मी और पापा के डंडे पड़ने वाले हैं, है ना। तो ऐसा काम करना नहीं है बच्चों, हम तो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना। तो हमको क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होना है। मिरर के सामने खड़े हुए, क्या बता रहे हो सर, ये सब तो हमको बचपन से पता है, बिल्कुल पता है, पर जो उसके पीछे अंदर जो छुपा हुआ लॉजिक है वो आज आप पहली बार पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी आप पढ़े होंगे, अगर 10th क्लास में, मेरे ख्याल से 8th क्लास से शायद मिरर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, साइंस के सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत रहता है, इतना डिटेल में नहीं रहता है। 10th में आप थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, 12th में फिर आप पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कॉलेज में तो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है डिटेल में पढ़ना ही है। तो ये आप 10th क्लास का पढ़ रहे हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए लेफ्ट द टॉपिक, कॉन्सेंट्रेट हियर, ओके।
तो हमको क्या करना है, इंसिडेंट रे को डेफिनेशन बनानी है। तो व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट मतलब इनसाइड में जाना, है ना। इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट होना, ड्रॉप होना। इंसिडेंट रे को आप ड्रॉप रे भी बोल सकते हो। जैसे कि मान लो वो मेरा जो है लाइट जल रही है ना, उस लाइट की रेज जो है मुझ पे पड़ रही हैं। तो जब लाइट्स आ रही हैं आ रही हैं आ रही है और मुझ पे पड़ रही है ना, फिर मुझसे टकराने के बाद आप तक आ रही हैं, तो वो लाइट आ रही है आ रही है आ रही है, कहाँ आ रही है? मुझ पे आ रही है ना। तो उस रे को मैं क्या बोलूंगा? इंसिडेंट रे बोलूंगा। वेरी सिंपल, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट? इंसिडेंट रे, है ना। अ रे विच ड्रॉप्स, a ray which drops on the plane mirror, that ray is called incident ray. Simple. या फिर आप बोल सकते हो a ray come towards the plane mirror, ठीक है। a ray comes towards the plane mirror is called incident ray. ये भी डेफिनेशन आप बोल सकते हो। तो लिख सकते हैं ना हम अपने मन से, है ना। ऐसी रे जो इस मिरर की तरफ आ रही हो, उस रे को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। वेरी सिंपल। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हो गया डन। इंसिडेंट रे हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जरूरी तो नहीं है कि एक रे आती है, बहुत सारी रेज आ सकती हैं, है ना। नंबर ऑफ रेज आ सकती हैं बहुत सारी। अगर ऐसे रेज आ रही है तो अभी मैंने बताया बंचेस ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बंचेस ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहां पे अगर बहुत सारी रेज ऐसे आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही है, तो क्या बोलोगे? इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। तब बहुत सारी रेज आएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। समझ में आ रहा? कुछ नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब बात आती है इंसिडेंट पॉइंट की। तो इंसिडेंट पॉइंट उसको बोला जाता है जहां पे रे इंसिडेंट होती है। पूरे प्लेन मिरर का एक ऐसा पॉइंट जहां पे रे जो है इंसिडेंट होती है, ठीक है, जहां से टकरा के वो वापस जाएगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। अ पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे ड्रॉप्ड and reflected from that point is called incident point. Is it clear? समझ में आ गया ना। अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे आएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट। रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया है, लास्ट लेक्चर में बताया था। क्यों हो रही है भैया? अरे इस तरफ कोटिंग की हुई है ना रिफ्लेक्टेड मटेरियल की, पढ़े ना, आज भी तो बताया मैं, सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। क्यों? बिकॉज दे आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। समझ में आया? इसलिए रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट पॉइंट भी समझ में आ गया। अब सर अगर बंचेस ऑफ लाइट आ गए, है ना, बंचेस ऑफ रेज आ गए, तो बंचेस ऑफ रेज आएंगे तो सबका इंसिडेंट पॉइंट अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल बिना हेजिटेशन क्या बोल सकते हो कि वहां पे इंसिडेंट पॉइंट क्या हो जाएगी? सबकी अलग अलग हो जाएगी। क्लियर है? अगर मान लेते हैं कि रेज आ रही है, सारी आ रही है और इसी पॉइंट पे टकरा रही है, एक ही पॉइंट से टकरा के वापस जा रही है, तब इंसिडेंट पॉइंट एक ही होगा। और अगर अलग अलग पॉइंट पे टकरा रही है, जैसे पैरेलली लाइन आएंगी, अगर पैरेलली ना देखिए, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया, तो पैरेलली लाइन ड्रॉप हो रही है, तो सबका देखो इंसिडेंट पॉइंट क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल बेटा होता है, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। सर ये परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसी लाइन जो कि क्या करती है? दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। A line which makes an angle of 90 degree with the another line is called normal or perpendicular line, ठीक है। तो सर यहाँ पे नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ होगा? यहाँ पे नॉर्मल हमारा ड्रॉ होगा दिस इज अवर नॉर्मल, जिसको हम कैपिटल N से शो करते हैं। ये नॉर्मल लाइन कहां से होते हुए जाएगी? इंसिडेंट पॉइंट से होते हुए जाएगी। तो सर अगर इंसिडेंट पॉइंट अलग अलग होगा तो क्या नॉर्मल भी अलग अलग होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा, है ना। मान लो देखो,
इसका नॉर्मल पॉइंट यहाँ पे है, इसका नॉर्मल यहाँ पे मिलेगा, है ना। जैसे ये मिरर बनाया मैंने, तो यहाँ पे अगर ड्रॉप हो रही है तो इसका नॉर्मल ये होगा, यहाँ पे ड्रॉप हो रही है तो इसका नॉर्मल ये होगा, यहाँ पे अगर ड्रॉप हो रही है तो इसका नॉर्मल ये होगा, ठीक है। अगर इंसिडेंट पॉइंट अलग अलग है तो नॉर्मल भी अलग अलग होगा। इज इट क्लियर? ईच एंड एवरी पॉइंट आपको एकदम अच्छे से समझा रहा हूं। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, देखो मिरर, प्लेन मिरर से 90 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल भी कंप्लीटेड। देन आपका आता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट मतलब समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी रे जो टकरा के वापस चली जाए, है ना। तो वापस यहां से टकरा के कहां जाएगी, लाइक दिस, ऐसे चली जाएगी। इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आई कहानी रिफ्लेक्टेड रे की, है ना। इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, ऐसी रे जो प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, मतलब ड्रॉप होती है, उसके पास आती है, टूवर्ड्स आती है, तो ऐसी रे को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। इंसिडेंट पॉइंट किसको बोलेंगे, ऐसा पॉइंट जहां पे रे इंसिडेंट होती है और टकरा के वहीं से दूसरे डायरेक्शन में वापस चले जाती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट। और नॉर्मल किसको बोलते हैं, नॉर्मल जो है एक ऐसी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होती है किसके, प्लेन मिरर के, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे जो कि टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक क्लियर है, पक्का एकदम 100%? ओके। इंसिडेंट एंगल किसको बोलते हैं सर, तो इंसिडेंट एंगल को हम डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले वो बता देता हूं मैं आपको। इंसिडेंट एंगल देखो आई से स्टार्ट हुआ है तो आप उसको आई से डिनोट कर लीजिए, और बुक में भी आई से ही दिया हुआ है, स्मॉल आई से, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल को आप क्या करो, आर से डिनोट कर दो, स्मॉल आर से, है ना। तो इंसिडेंट एंगल होता क्या है, एक ऐसा एंगल जो कि किसके किसके बीच बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, इंसिडेंट एंगल, एंगल विच मेक्स बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, जिसको हमने आई से लिखा है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्टेड रे जो है जब नॉर्मल से एक एंगल बनाते हुए जाएगी तो उस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। तो बोथ आर क्लियर्ड, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर्ड, एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में नोट भी कर लिया आप लोग ने। वीडियो को पॉज कर ले, अच्छे से नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स को। होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमको समझना था इमेज फॉर्म करने के लिए। अब इमेज फॉर्म करने के लिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बिना इस लॉज के, बिना इन लॉज के आप क्या कर सकते हो, आप नहीं बना सकते, इमेज फॉर्म ही नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है और बहुत ही ईजी है, वेरी सिंपल। फर्स्ट लॉ देखो, आपको अभी लर्न हो जाएगा एकदम। कई बच्चों को लॉज जो है बहुत टफ लगता है, अरे बहुत ईजी है। देखिए मैं अभी लर्न करवा देता हूँ। देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके माइंड में ये डायग्राम छप जाना चाहिए। इस डायग्राम से आप ये लॉ भी बना सकते हो। देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, आई एम रिपीटिंग अगेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइंग ऑन अ प्लेन। बिल्कुल, ये देखो ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं तीनों। देखो इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है। लॉय नहीं, लाई, ठीक है। लाई मतलब समझ रहे हो ना, उस पॉइंट पे देखो, इंसिडेंट पॉइंट पे मिल रहे हैं सब कि नहीं, तो ये प्लेन हो गया। क्लियर है? आई एम रिपीटिंग अगेन, लिखना है तो आप नोट कर लीजिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
ऑल आर लाई ऑन अ प्लेन, सेम प्लेन, नॉट अ प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। ठीक है, ये लॉ बोलता है आपको तीनों जो है सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। क्या हो गया इसी को आज? रिमोट इज नॉट वर्किंग। ओके, तो इसको डायरेक्ट ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ होप आपको क्लियर होगा। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? सेकेंड लॉ तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, सेकेंड लॉ तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो इस डायग्राम में बचा क्या है, मैंने इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तो फर्स्ट लॉ में ही बोल दिया। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई ऑन अ सेम प्लेन, तो ये इन तीनों की बात तो फर्स्ट लॉ में हो गई। बचा कौन? तो वो सेकेंड लॉ में आ जाएगा। बचा कौन है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो भैया ये बोलता है कि जितने एंगल से कोई भी रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है। सेकेंड लॉ बोलता है कि जितने एंगल से इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ये इंसिडेंट रे जो है 30 डिग्री बनाते हुए, नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है। तो मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि कितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर 30 डिग्री से। मैंने अभी बताया ना, जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये 45 डिग्री बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल से, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो आप क्या बोलोगे? 45 डिग्री विद द नॉर्मल। ये चीज़ आपको याद रखना है, नॉर्मल से ही एंगल बनाना है। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ छोटू सा मैं आपको। ये एक मिरर है, ये नॉर्मल है ना, ये हमारा नॉर्मल है, वैसे पीछे इतना नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे नॉर्मल है। उसके बाद ये हमारी इंसिडेंट रे है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, समझ में आ गया होगा, बार बार बताऊंगा नहीं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इंसिडेंट रे जो है 40 डिग्री बना रही है किससे? प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर से कितना एंगल बना रही है? 40 डिग्री बना रही है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आर की वैल्यू बताइए, रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू बताइए। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट आंसर कमेंट करो, देखें किसका आंसर करेक्ट आता है। बना? वीडियो को पॉज किया आपने, बनाया आपने, ट्राई किया, कितना आया? 40 डिग्री। रॉन्ग है। आर इज इक्वल टू 40 डिग्री लिखा आपने, दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग है भाई, उड़ गए तुत्ते, तुत्ते उड़ गए, है ना। देखिए मैंने आपको बताया है कि इंसिडेंट एंगल बोलते किसको हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल किसको बोलते हैं। इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, नॉर्मल के साथ, नॉट प्लेन मिरर। यहां पे देखो इस क्वेश्चन में देखो मैंने क्या बताया, प्लेन मिरर के साथ 40 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा? प्लेन मिरर और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? प्लेन मिरर और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। तो अगर ये 40 डिग्री बना रहा है तो ये कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अब नॉर्मल से 50 डिग्री बना रहा है, तब रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो आपका आंसर 50 डिग्री होना चाहिए था, 40 डिग्री नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। समझ में आई कहानी? ध्यान देना है आपको, बिल्कुल ध्यान देना है। क्लियर है? बन जाएंगे आप क्वेश्चंस इस टाइप के। तो आपको ये दो लॉ याद रखना है। एक लॉ मैंने क्या बताया, फर्स्ट लॉ क्या बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या बताया कि ऑलवेज, ऑलवेज भाई ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर। हमेशा आपका इंसिडेंट एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, बट ये एंगल किससे बनना चाहिए? नॉर्मल लाइन से बनना चाहिए, प्लेन मिरर से नहीं बनना चाहिए। अगर प्लेन मिरर से बन रहा है तो आप उसको सॉल्व करके नॉर्मल से लेके आओ पहले, देन फिर आप आंसर बताइए। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें देखो, अगर ये 40 डिग्री से आ रहा है तो 40 डिग्री से वापस जाएगा, है ना। अब अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन पूछूं कि यह हमारा प्लेन मिरर है, ये अनदर वन क्वेश्चन फॉर यू, यह हमारा प्लेन मिरर है, तो दिस इज आवर नॉर्मल, है ना।
अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रही है? नॉर्मल मतलब अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है ऑन द प्लेन मिरर, ठीक है। ऑन द प्लेन मिरर इंसिडेंट रे कैसे इंसिडेंट हो रही है? अलोंग द नॉर्मल। अलोंग द नॉर्मल मतलब अलोंग द नॉर्मल अगर इंसिडेंट रे हो रही है मतलब इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा ना। ये देखो, इधर देखो, 30 बना रहा था, फिर कितना बनाया? ये 30 बना रहा था, फिर 45 बनाया, फिर मैं बोलूँ 20 बना रहा है, फिर 10 बना रहा है, 0 बनाएगा। तो 0 बनाएगा तो सीधा क्या हो जाएगा? एकदम इसके क्या बोलते हैं, अलोंग द नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आई की वैल्यू 0 है। तो अभी मैंने बताया जो आई की वैल्यू होती है वही आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू फटाक से बताइए कितनी होगी? 0 होगी। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आया? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्टेड रे फिर कहां से जाएगी सर? रिफ्लेक्टेड रे उसी लाइन में वापस चली जाएगी, जिस लाइन से इंसिडेंट हुई है उसी लाइन से वापस चली जाएगी। जैसे कि मान लो अब आपसे अगर इंसिडेंट रे पूछे तो इंसिडेंट रे आपकी क्या होगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? ON इज आवर इंसिडेंट रे, बट रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी आपकी? रिफ्लेक्टेड रे विल बी NO, उल्टा। रिफ्लेक्टेड रे विल बी NO, उसी लाइन के अलोंग वापस चली जाएगी। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इंसिडेंट रे जो है वो क्या कर रही है? प्लेन मिरर से 90 डिग्री बना रही है। इंसिडेंट रे मेक्स एंगल 90 डिग्री विद प्लेन मिरर, then find the value of reflected angle। रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू बताइए। चलिए रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी होगी? इंसिडेंट रे 90 डिग्री विथ प्लेन मिरर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर। रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू बताइए। चलिए बताइए, फटाक से बताइए कितनी होगी? 90 डिग्री, 90 डिग्री होगी ना। प्लेन मिरर जो है क्या कर रहा है? कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। इंसिडेंट रे जो है इंसिडेंट एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए ना। होगा कि नहीं होगा? अरे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ सर आप ही ने बताया, तो आपका आंसर हो जाएगा अगेन रॉन्ग। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 0 डिग्री एंगल बनाएगा। कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। भैया यहाँ पे प्लेन, फिर से वही कहानी कि अगर प्लेन मिरर से 90 डिग्री बना रहा है, प्लेन मिरर से अगर 90 डिग्री बना रहा है, देखो इसी डायग्राम में देखो, ये जो इंसिडेंट रे है प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो अगर प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री बना रही है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो अगर इंसिडेंट रे जो है 0 डिग्री बना रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा? 0 डिग्री होगा। समझ में आई कहानी? ये चीज आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में घुमाता है। आजकल तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं, है ना। इस साल से क्या हो गया? एमसीक्यू पैटर्न हो गया। तो एमसीक्यू पैटर्न में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री बना रही है प्लेन मिरर के साथ। तो रिफ्लेक्टेड एंगल बताइए। तो बच्चे फटाक से 90 डिग्री को टिक करके आ जाएंगे, ओवर एक्साइटेड हो गए, है ना, क्योंकि ये तो हमको बहुत इजी पता है, I = R होता है, पर कॉन्सेप्ट तो नहीं पता है। कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे क्लास को अटेंड करना कॉन्सेंट्रेटली बहुत ज़रूरी है ना। चलिए नोटेड, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो, अदरवाइज आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जैसा कि मैंने बताया, अब इसमें एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि यही पूछ लिया कि एंगल आई जो है, इंसिडेंट एंगल जो है अगर 90 डिग्री है विद नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? बिल्कुल, अगर नॉर्मल के साथ 90 डिग्री है तो ऑब्वियस बात है रिफ्लेक्टेड एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ से होके जाएगी, मतलब कहाँ से टकराएगी भैया। तो यहाँ पे देखो डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। ये हमारा मिरर है ना, और ये हमारा नॉर्मल है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है इंसिडेंट रे है। देखिए ये आ रही है आ रही है आ रही है, किससे टकराएगी? 90 डिग्री बना रही है नॉर्मल से, किससे टकराएगी? टकराने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो टकराएगी नहीं तो सीधा सीधा इधर चले जाएगी, टकराएगी नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आएगी ही नहीं। भले आप रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री लिख सकते हो अगर आपसे पूछा जा रहा है तो, बट अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें तो अगर प्लेन मिरर के अलॉन्ग अगर लाइन यहाँ पे ड्रॉप होती है, इंसिडेंट होती है, मतलब नॉर्मल से अगर 90 डिग्री बना के अगर इंसिडेंट होती है तो वो आगे ही बढ़ जाएगी। किससे टकराएगी? किससे वापस चली जाएगी? कहाँ से टकराएगी? नहीं टकराएगी ना। अभी मिरर के ऊपर से अगर कोई रे, ये हमारा मिरर है, इसके ऊपर से कोई रे आ रही है आ रही है आ रही है, तो भैया उसी के अलॉन्ग चली जाएगी ना, उससे टकरा के कहाँ जाएगी? कहाँ जाने वाली है? चलिए उससे टकरा के ये हो सकता है कि जैसे अगर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अगर टॉर्च से आप फोकस मारो तो क्या होगा, सारी रेज, कुछ रेज इधर फेंका जाएगी, कुछ रेज इधर, ऐसे ऐसे करके फेंका के ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। बट अगर एक सिंगल रे की बात करें हम, तो सिंगल रे देखो उसी के अलॉन्ग चले जाएगी। क्लियर है? या फिर आप बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट था तो ये रिफ्लेक्ट होके 90 डिग्री कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा नॉर्मल से, ये देखो 90 डिग्री बनाकर हुए जा रही है। यू कैन ऑल्सो से दैट। ओके, तो ये कुछ कहानी थी। अब बात आती है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन जो है कितने टाइप्स के होते हैं? तो बच्चों रिफ्लेक्शन जो है 2 टाइप के होते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इज 2 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फर्स्ट आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा सेकंड होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो सर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की कौन सी कहानी आ गई सर? रिफ्लेक्शन मतलब तो रिफ्लेक्शन ही होता है, अब ये कौन से 2 टाइप आ गए अचानक भयानक से? चलिए, तो इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहले तो मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। रेगुलर मतलब क्या होता है? रेगुलर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये हमारा है प्लेन मिरर, ठीक है, जो कि क्या है, कैसा है? स्मूथ। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ, ठीक। और दूसरा भी है हमारा प्लेन मिरर तो नहीं बोल सकते उसको, पर इज काइंड ऑफ प्लेन मिरर, बट वो स्मूथ नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। अब देखो, अब बंचेस ऑफ रेज मतलब बीम ऑफ लाइट आई, ऐसे ड्रॉप हुई, इंसिडेंट हुई, टकरा के कहाँ चले जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल से क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये जो है एक आपका रेगुलर इमेज बनाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बीम ऑफ लाइट अगर करवाता हूँ तो बीम ऑफ लाइट पहले पैरेलली तो आएंगी, पर यहाँ पे देखो स्मूथ सरफेस ना होने के कारण इनका जो रिफ्लेक्शन है वो हो सकता है इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। तो रिफ्लेक्शन रे जो है देखिए आए बाएं चलते चले जाएगी, है ना, आपकी लैंग्वेज में ऐसी बोलते हैं ना, आए बाएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आए बाएं, ठीक है। तो ये स्मूथ सरफेस अगर रहता है तो उसमें बीम ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया होगा, स्मूथ सरफेस नहीं होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि एक प्लेन मिरर है आपके पास, है ना, अलमीरा लगा हुआ है, उसमें जब आप सामने खड़े होगे तो आपका इमेज देखो बढ़िया से दिखाई देगा, ठीक है। बट उसी को अगर आप तोड़ दो, उसी को क्या कर दो, एक मुक्का मार दो, मुक्का मारने से टूटेगा तो नहीं, है ना। आजकल तो फाइबर ग्लासेस यूज़ होते हैं तो टूटते नहीं है, वो क्रैक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रैक हो जाते हैं। तब उस केस में क्या हो जाएगा? वो डिफ्यूज हो जाएगा। अब स्मूथ नहीं रहा, अब स्मूथ नहीं रहा तो आप अब कभी भी देखना क्रैक हुए मिरर के सामने जब आप खड़े होगे तो आपका जो इमेज थोड़ा सा अटपटा टाइप सा लगेगा,
यहाँ से कटा हुआ अलग है, यहाँ से कटा हुआ अलग है, या फिर आप उसी मिरर को जैसे किसी ग्लास में जो अगर मिरर है, आपका मिरर दिख रहा है, उसको तोड़ दो ऐसे, तो जो टूटे टूटे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो सब में आपको क्या होगा, मिरर अलग अलग दिखाई देगा, है ना। अब अगर आप फेस देखने की कोशिश कर रहे हो तो सब में आपका फेस दिखाई देगा। बट अगर वही जो मिरर बना हुआ था, जो टूटा हुआ नहीं था, उसमें अगर सामने खड़े हो तो पूरा आपका इमेज क्लियर दिखाई देता है ना। एक्साइटमेंट बढ़ रही ना, अरे सर इमेज फॉर्म कैसे होता है वो बताइए, ये सब छोड़िए, है ना, धीरे धीरे बताएंगे सर, बच्चों सब बताएंगे, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये सब मुझे आता है तो आप 2 का इंटू करके यूट्यूब, मतलब 2 का इंटू करके, आपको तो पता है यूट्यूब में 2 इंटू करके कैसे देखते हैं, फॉरवर्ड करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमारा समझ में आ गया कि क्या होता है, क्लियर है। डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग, है ना, अदरवाइज डेफिनेशन तो बुक में दी हुई है बच्चों, डेफिनेशन लिखवाने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ। क्या समझाने आया हूँ? कॉन्सेप्ट सर्फ, ठीक है। हाँ, तो ये स्मूथ सरफेस था, इसको आप रफ सरफेस बोल सकते हो, इट इज कॉल्ड रफ सरफेस, यू कैन से दैट, ओके। तो उसके बाद क्या कहानी आती है सर? उसके बाद आपकी कहानी आती है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इमेज कैसे फॉर्म होता है उसकी तरफ। तो रिफ्लेक्शन हमको समझ में आ गया, उसके बाद कहानी आती है आपकी ऑब्जेक्ट और इमेजेस की, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं सर? ऑब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जो कि क्या करता है, लाइट रेज इंड्यूस करता है या क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, हमने 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। कितने टाइप के होते हैं ऑब्जेक्ट? कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो कि अपनी लाइट खुद क्रिएट करते हैं, है ना, या इंड्यूस करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसमें आता है मून, सन, स्टार्स, आपके घर की ट्यूबलाइट, बल्ब, है ना, टीवी, ये सब चीज़ जो है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वहाँ से लाइट क्रिएट हो रही है, तो मोबाइल भी क्या हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। बट ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट क्रिएट नहीं कर पाते, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, बेस्ट एग्जांपल है आपका ह्यूमन बींग्स। क्या हम लाइट क्रिएट करते हैं क्या? हाँ, मैं क्या सुपरमैन थोड़ी ना हूँ कि ऐसे लाइट क्रिएट करूँगा। कौन सा मैन है वो जो लाइट क्रिएट करता है भाई, बताइए। आप लोग ज़्यादा देखते हैं, पता होगा ना आप लोग को। आयरन मैन, आयरन मैन करता है क्या? तो मैं आयरन मैन हूँ, मैं ऐसे लाइट क्रिएट करूँगा। नो, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल, है ना। मूवीज़ की बात अलग है बच्चों, वहाँ पे तो कुछ भी करते हैं, एनिमेशन से शो कर देते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम जो है ह्यूमन बींग जो है किसके एग्जांपल हो जाएंगे? नॉन ल्यूमिनस। और भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि चेयर्स, टेबल, अलमीरा, फैन, एनीथिंग एल्स यू कैन से, जो खुद की लाइट क्रिएट नहीं करते हैं, दूसरों से लाइट लेते हैं और रिफ्लेक्ट होके क्या करते हैं? दूसरों की आंखों तक पहुंचाते हैं, रिफ्लेक्ट करके दूसरों की आंखों तक पहुंचाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे सके। क्लियर है? तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है उसका भी रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों यहाँ पे, है ना। इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन पता होना जरूरी है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉरी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे? पॉइंट से करते हैं। नोट इट डाउन। अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? स्मॉल है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एक स्मॉल पॉइंट से डिनोट करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट, इफ योर ऑब्जेक्ट इज लार्ज ऑब्जेक्ट है आपके पास, है ना, तो फिर उसको कैसे शो करते हैं? एरो से। नोट इट डाउन, ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। पॉइंट मतलब, पॉइंट तो पता ही है, और एरो मतलब लाइक दिस। ये हमारा लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम एरो शो करते हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट बना देते हैं, तो हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है डिनोट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजेस, व्हाट आर इमेजेस? इमेजेस की डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी बच्चों, है ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है, जब भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। किसका? इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। किसका होता है? इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ all reflected rays by plane mirror or any mirror। अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, वैसे बहुत टाइप के मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर भी पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में 10th क्लास में ही है, ठीक है, पर अभी हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं प्लेन मिरर ही बोलूँगा बार बार, ठीक है। तो ऑप्टिकल अपीयरेंसेस, है ना, इमेजेस मतलब जो ऑप्टिकल, it is an optical appearance of all reflected rays from the plane mirror। प्लेन मिरर की जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होती है, टकराती हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्लेन मिरर है मान लो, है ना, अब ये लाइट आई, इससे टकराई और फिर मेरी आंखों तक आई, तो मेरी आंखों तक उनको क्या पहुंचा? ऑप्टिकल अपीयरेंस पहुंचा, है ना, ऑप्टिकल अपीयरेंस आया और मुझे दिखाई दिया कि ये क्या है? बोर्ड। ये क्या है? वाइट बोर्ड है ना, यहाँ से लाइट आ रही है, टकरा रही है और मेरी आंखों तक आ रही है, ऑप्टिकल अपीयरेंस हो जा रहा है, मुझे ऑप्टिकल अपीयरेंस हो रहा है। ऑप्टिकल अपीयरेंस कैसे होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा है, डायरेक्ट सिग्नल पहुंचता है यहाँ पे, है ना, कहाँ पे पहुंचता है? रेटिना में। रेटिना यहाँ पे होता है ना हमारे माइंड में, पढ़े हो कि नहीं 9th क्लास में? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या सर, माइंड में नहीं होता, आंखों जो है ना, हमारी आईज जो है, आईज के बारे में पढ़े हो ना आप लोग लास्ट ईयर 9th क्लास में। पीछे की तरफ क्या होता है? रेटिना, जहाँ पे क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है ना। तो ये तुरंत जो है ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचाता है कि ये है वाइट बोर्ड। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि सबसे पहले जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका इमेज फॉर्म होता है हमारे रेटिना में, और रेटिना के थ्रू, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू क्या हो जाता है? एक सिग्नल जाता है हमारे माइंड में, न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं जिसको, वहाँ पे पहुँचता है और सिग्नल बताता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वाइट बोर्ड है, ठीक है। इसीलिए हम उसको ऑप्टिकल अपीयरेंस बोल रहे हैं, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल एकदम इजीली वे में बताया यार। अब ये इमेजेस जो हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल। अब ये कौन सी पंछी कहानी है सर, इमेज तो पता था, अब ये वर्चुअल और रियल क्या होता है? रियल इमेज जो है आपको ऑन स्क्रीन मिलता है बच्चों। स्क्रीन, आप लोग मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, है ना, तो वो स्क्रीन होती है ना, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, जैसे आप मेरा वीडियो अभी देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? आपको एक रियल इमेज शो कर रहा है, ठीक है। ये रियल इमेज कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ेंगे हम लोग और डिटेल में, पर मैं यहाँ पे एक लाइन आपको बता देता हूँ कि जो सारी रिफ्लेक्टेड रोज ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस हो रहा है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के सामने, जैसे कि मिरर के सामने मैंने क्या कर दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसकी जो भी रेस टकरा के वापस आ रही हैं, सारी रेस टकरा के क्या होगी? वापस आएंगी, ऐसे टकरा के वापस आएंगी। तो टकरा के एक पॉइंट पे अगर मीट होती हैं सारी रेस, सारी रिफ्लेक्टेड रेस अगर एक पॉइंट पे मीट होती है तो उस इमेज, वो जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल इमेज फॉर्म होता है। ये चीज आपको याद रखना है। All reflected rays when meet at a point is called, so image will be called when all the reflected rays meet at a point, then image will be formed is called real image, ठीक है। जो इमेज फॉर्म होगा that image is called real image। समझ में आई कहानी? तो रिफ्लेक्टेड रे, नॉट इंसिडेंट रे। मैं कौन से रे की बात कर रहा हूं? रिफ्लेक्टेड रे। नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं जो क्या करेंगी? अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद,
रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है उसी को तो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं सर, अभी तो पढ़ चुके हैं, है ना। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं सब क्या करती हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हुए जाती है, मतलब सबका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जो इमेज बनता है दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। अदरवाइज सारे इमेजेस क्या होंगे, वर्चुअल, सारे इमेजेस क्या होंगे, वर्चुअल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब वर्चुअल इमेज मतलब नॉट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे नहीं मिलता तो कहाँ मिलता है सर, तो आप बोल सकते हो मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। यही सब कहानी आप लेंस में भी पढ़ने वाले हैं, तो ये सब कहानी लेंस के लिए भी अप्लाई होती है। ठीक है, लेंसेज के लिए भी अप्लाई होती है, मिरर के लिए भी यही अप्लाई होती है, लेंसेज के लिए भी अप्लाई होती है। अब मिरर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर्स होते हैं, कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर फुल्ली डिटेल में, है ना। तो अभी हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनता है। ऐसे इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ऐसे इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो सर वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, जैसे कि आपने बताया कि रियल इमेज जो है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है एक पॉइंट पे मीट होती हैं, तो हमको रियल इमेज पता चल जाता है कि रियल इमेज बनने वाला है। तो वैसे ही वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए अब हम इमेज बनाने की कुछ कोशिश करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। अल्टीमेटली हम पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहां पे बनाता हूं, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था कैसे शो करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन, एक पॉइंट से। तो ये हमारा प्लेन मिरर है, ये इसका बैक साइड है। ऑब्लिक लाइंस मैंने इधर ड्रॉ की है तो बैक साइड है। अब इसको मैंने क्या किया, इसका एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया पॉइंट ऑब्जेक्ट को। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज नहीं लेते हैं, मैं सिर्फ 2 ही रेज लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से देखो, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस भी हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। मान लेते हैं नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, मान लेते हैं नॉन ल्यूमिनस है। तो नॉन ल्यूमिनस होगा तो क्या होगा, पीछे से कोई लाइट आ रही होगी, है ना। जैसे कि मेरे फिंगर, मैंने ये फिंगर ले लिया, ये जो है फिंगर का ये जो नेल है, फिंगर का जो नेल है वो क्या है, एकदम स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस नेल का मुझे इमेज बनाना है इसका। ठीक है, मिरर इमेज देखना है, तो कैसे करूंगा मैं। अब इसमें से देखो जो लाइट आ रही है, वो जो लाइट आ रही है, आप भी देखो, अपने नेल को पकड़ो, देखो वहां से लाइट आ रही होगी, नेल चमक रहा होगा, चमक रहा है कि नहीं, मतलब इसका मतलब उसके ऊपर लाइट आ रही है। तो ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, टकरा के मेरी आंखों तक जा रही है, टकरा के मेरी आंखों तक जा रही है, तो मैं देख पा रहा हूं, है ना। तो ये देखो पीछे से मैंने ये बल्ब लगा हुआ है, ये ऐसा पीछे से ऐसे बल्ब लगा हुआ है जिससे लाइट आ रहा है। अब इससे ये लाइट जो आएगी ये ऐसे टकराएगी इससे। ठीक है, तो मैं कोई भी 2 रेस पकड़ता हूँ, देखो बहुत सारी रेस आ रही है, मैं 2 रेस पकड़ के चलता हूँ। तो यहां से आई एक, हम मान लेते हैं, एक मिनट, एक हम मान लेते हैं यहाँ पे आई, इस इंसिडेंट पॉइंट पे आई, और दूसरी हम मान लेते हैं इस इंसिडेंट पॉइंट। देखो अब इंसिडेंट पॉइंट अलग अलग हो गए, तो नॉर्मल भी आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी, नॉर्मल भी आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। छोटा छोटा नॉर्मल बनाते हैं ताकि हम एंगल भी बना सके, सारी चीज़ें शो कर सके। ठीक है, तो 2 रे हो गई, ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, तो इसलिए इसका एंगल हम ले लेते हैं I1 और इसका एंगल ले लेते हैं I2। ठीक है, उसके बाद हम अभी पढ़े हैं सेकंड लॉ, क्या बोलता है कि जितने एंगल से इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है रे, तो उतने ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट कर लीजिए, है ना। उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा बन गया क्या, ये भी ज़्यादा हो गया, वेट थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बनाया जाए ना। ये अब सही है। और वैसे इसको भी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, ये देखो ये इधर बड़ा है ना साइज में। तो देखो ये दोनों लाइन को अगर आप आगे ड्रॉ करोगे तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब ये जो है मेरी आई है,
सर कितनी गंदी आई है आपकी। चलिए जैसे भी है, ये मेरी आई है, अब यहाँ से टकरा के देखो आ रही है। अब इसका मुझे इमेज तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर तो इमेज जैसा कुछ बन ही नहीं रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट था। तो कैसे बनेगा इसका इमेज, मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे का क्या होना चाहिए, हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। हाँ मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था, वर्चुअल हो चाहे रियल हो, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलना चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे जो है एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए, तभी आपका इमेज बनेगा। ठीक है, अब मिरर के सामने अगर मीट करते हैं तो वो रियल इमेज बन गया, और मिरर के पीछे अगर मीट करते हैं तो वर्चुअल इमेज बन गया। वेरी सिंपल। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं बताना भूल गया था आपको, है ना। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है वो दोनों के लिए अप्लाई होता है। अगर मिरर के पीछे बन रहा है, यहाँ पे अगर मिरर के पीछे अगर बन रहा है तो वर्चुअल, और मिरर के सामने अगर मीटिंग पॉइंट मिल रहा है तो रियल। समझ में आया। इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो ना आप, जैसे कि मम्मी पापा के सामने अगर हम पकड़ा गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मम्मी पापा के सामने अगर हम पकड़ा गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो क्या होगा, मम्मी पापा के लिए वो क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। पर अगर मम्मी पापा से नहीं पकड़ाए हैं, मम्मी पापा के पीछे हैं, पीछे मतलब उनको पता तो है कि आप गर्लफ्रेंड के साथ गए हो, उनको कहीं ना कहीं से पता चल गया। कुछ होते हैं ना दोस्त लोग, है ना, जो कि बहुत प्यार करते हैं आपको, है ना, समझ में आ रहा है ना, ऐसे दोस्त होते हैं बहुत सबकी लाइफ में। तो उनसे कहीं से पता चल गया, तो पता तो है कि आप गर्लफ्रेंड के साथ गए हो, ठीक है, आपको ढूंढने भी निकले पर आपको देख नहीं पा रहे, है ना, मतलब उनके पीठ पीछे आप काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, उनके पीठ पीछे काम कर रहे हो। तो पीठ पीछे बनने वाला जो इमेज है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और एकदम डेयरिंग से सामने जो इमेज बनता है, जो डरता नहीं, अरे मम्मी पापा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी पापा को सच बता देंगे, डरते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम दादागिरी दिखाना, जा जो करना कर लो, नहीं ऐसा नहीं, डरते नहीं है, मतलब मम्मी पापा ने अगर देख भी लिया तो हम ईमानदारी से उनको सच बता देंगे कि क्या है सच। ठीक है, अगर उन्होंने माना तो ठीक है, नहीं माना तो ठीक है। अरे ये सब कहानी थोड़ी ना पढ़नी है, हमको तो इमेज बनाना है। चलिए सर जल्दी इमेज बनाइए। तो कैसे बनेगा इमेज, ये मेरी आई है, मैं अपने नेल का इमेज देखना चाह रहा हूँ, मुझे दिख रहा है इमेज, कहाँ पे दिख रहा है, चलिए इसको पीछे ऐसे करके लाइक दिस, सामने तो इंटरसेक्शन पॉइंट कभी नहीं मिलेगा इसको, आप जितना भी आगे बढ़ाते जाइए ये फैलता चला जाएगा, है ना। ये रे जो है दोनों देखो ऐसे आ रही है, ये देखो फैलते चले जाएगी, फैलते चले जाएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने पीछे डैश डैश लाइन ड्रॉ की। हमेशा जब मिरर के पीछे बनाओगे तो डैश डैश लाइन से ही शो करोगे उसको। समझ में आई कहानी, हमेशा कैसे शो करोगे, डैश डैश लाइन से ही शो करोगे। तो ये आपका इमेज बन गया, जो नेल था यहां पे उसका इमेज बना। कैसा इमेज बना, वर्चुअल। तो प्लेन मिरर जो है ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो ये तो स्मॉल ऑब्जेक्ट था, चलिए एक लार्ज ऑब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। मजा आ रहा है ना, है ना। चलिए एक प्लेन मिरर ले लीजिए, ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, लार्ज ऑब्जेक्ट रख दिया। लार्ज ऑब्जेक्ट को हम एरो से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी। अब देखो इस ए पॉइंट से दो रेज हम पकड़ लेते हैं, एक रे यहाँ पे आ रही है और एक रे यहाँ पे जा रही है। एकदम पास पास नहीं लेते हैं, थोड़ा सा दूर दूर लेते हैं ताकि डायग्राम जो है तो क्लियर दिख सके, ये ऐसा। ठीक है, वैसे इसकी भी क्या होगी, दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट ऐसे आ रहा है और एक इंसिडेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो देखो सबका नॉर्मल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यही कहानी मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, इसका इंसिडेंट एंगल ये देखिए, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी, ऐसे होगी। सही बना रहा हूँ, ये अब सही है। और इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी, तो देखो फिर से ये बनेगा ऐसा। ये मैं ऐसे बड़ी सी आइज बना देता हूँ अपनी, है ना, गंदी सी। ठीक है, उसके बाद अब इसका इमेज बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पीछे के साइड इसको ड्रॉ करूँगा, इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा। ये मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है, ए का एक और रे थी तो इसको भी एक्सटेंड किया हमने। तो यहाँ पे हमको मिल गया कौन सा, ए डैश।
ए डैश पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए। सिमिलरली इसको भी मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये तो देखो जो इमेज बनेगा उसको भी एरो के फॉर्म में शो करना है और बट डैश डैश लाइन से शो करना है, ठीक है। कैसे लाइन से शो करना है, डैश डैश। तो ए डैश जो है ऊपर बन रहा था, बी डैश नीचे। देखिए इमेज सेम बना बट मिरर के पीछे बना, तो इसलिए फिर से इमेज कौन सा बना, वर्चुअल। तो हो आपको रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, है ना, है ना। रियल एंड वर्चुअल इमेज में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जो ऑन स्क्रीन इमेज बनता है ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और जो ऑन स्क्रीन नहीं बनता है, मिरर के पीछे बनता है, ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। अब इसकी कुछ कहानियां हैं बच्चों, है ना, इसकी कुछ कहानियां हैं। क्या क्या कहानियां हैं सर, जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिए। देखिए इसकी कहानियां क्या है, देखो जितने डिस्टेंस पर देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने डिस्टेंस पर आपको इमेज बना है ना। तो वर्चुअल इमेज का फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। वर्चुअल इमेज जो है हमेशा मिरर इमेज के पीछे, मिरर के पीछे बनता है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मिरर से इक्वल होता है, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए। और क्या है, और क्या चीज़ है, हाँ सेम साइज के होते हैं, सेम हाइट के होते हैं, ये चीज़ लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट बताया कि सेम डिस्टेंस पर बनते हैं, जितने डिस्टेंस पर सामने ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतने डिस्टेंस पर। तो फर्स्ट चीज़ मैंने बताई, क्या बताई, कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतने डिस्टेंस पर आपका पीछे इमेज बनेगा, है ना। मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है, सेम साइज के बनते हैं, ठीक है। हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल होने के साथ साथ एक फर्स्ट पॉइंट बताना है, वर्चुअल होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इरेक्ट होता है इमेज। कैसा होता है, इरेक्ट। सर ये कौन सी नई चिड़िया आ गई फिर से, इरेक्ट, है ना। तो इरेक्ट मतलब, इरेक्ट समझने के लिए आपको बच्चों समझना पड़ेगा लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। अब ये कौन सी नई चिड़िया आ गई, हर बार नई नई चिड़िया लेके आ जाते हो सर आप। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखो आप जाओ, अभी जाओ, मोबाइल को उठाओ और मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो जाओ। मैं एक छोटा सा मिरर है मेरे पास, मैं इसको लेके आता हूँ। ये है मिरर छोटा सा, ठीक है, छोटू सा मिरर है मेरे पास, ये मैं रखा हूँ मिरर। अब इसमें देखो ये कौन सा हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड है। अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड ऊपर करूँ, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लेफ्ट हैंड अगर ऊपर कर रहा हूँ तो मिरर में कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा लिख रहा है कि मेरा राइट हैंड है ऊपर, है ना। और अगर राइट हैंड देखिए ऊपर कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मैंने लेफ्ट हैंड ऊपर किया है। समझ में आ रही कहानी। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ऑपोजिट साइडवेज, ऑपोजिट साइडवेज अगर हमको दिखता है ना, अगर हम अभी खड़े हो जाइए आप मिरर के सामने, जैसे मैं आपके सामने खड़े हुआ, जाइए अभी खड़े हो जाइए, ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो जाइए। आप अपने हाथ को, राइट हैंड को ऊपर कीजिए तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि इमेज जो है, मिरर इमेज जो बन रहा है आपका मिरर के पीछे, है ना। तो कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बन रहा है ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। आप राइट हैंड ऊपर कर रहे हैं तो उधर दिख रहा है लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहे हैं तो उधर दिख रहा है राइट हैंड, ठीक है। इरेक्ट बोलते हैं बच्चों इसको, है ना, लेटरल इन्वर्जन। और वर्चुअल इमेज को हम इल्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इल्यूजन। ये एक इल्यूजन होता है कि मनगढ़ंत कहानियां बोल सकते हो आप, इल्यूजन मतलब, है ना, मनगढ़ंत कहानियां कि भैया मैं उधर, मेरे मिरर जो है उसके पीछे मेरे जैसा सेम आदमी खड़ा है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी ना आपने, है ऐसे करके, एक शराबी मूवी थी, शायद आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, देखना। वो मिरर इमेज के सामने अपने आप से बात करते रहते हैं, मेरे जैसा आदमी सामने कौन खड़ा है है ना। तो ऐसा लगता है हमको, तो इसी को बोलते हैं इल्यूजन, है ना, कि एक्चुअल में पीछे कोई नहीं खड़ा है पर हमको लगता है कि हमारे जैसा आदमी, इंसान सामने
खड़ा है, मिरर में सामने खड़ा है, पीछे खड़ा है, ठीक है। तो उसी को इसलिए इल्यूजन बोला जाता है वर्चुअल इमेज को, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो है वर्चुअल होने के साथ साथ इरेक्ट भी होती है। इरेक्ट क्यों होती है वो बता चुका मैं, राइट हैंड ऊपर करोगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड करोगे तो राइट हैंड दिखाई देगा, ठीक है। सेम साइज का बनता है, सेम इक्वल डिस्टेंस पर बनता है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि मान लो ये एक प्लेन मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट जो है 4 मीटर पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जो है 4 मीटर पे रखा हुआ है, तो इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा, प्लेन मिरर से इमेज जो है इसका कितने डिस्टेंस पर बनेगा, तो आपका 4 मीटर डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इक्वल डिस्टेंस होता है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज फॉर्म होगा। क्लियर है। प्लेन मिरर की यूजेस पूछा जाता है, यूजेस लिखना बहुत ही इजी है। आजकल मैंने बताया, आप लेक्चर स्टार्ट करने से ही पहले ही बता दिया था प्लेन मिरर के बारे में, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। शॉप्स में यूज़ होता है, मॉल्स में यूज़ होता है प्लेन मिरर, है ना, शोबाजी करने के लिए, है ना, जिससे कस्टमर्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और आजकल सब जगह यूज़ होता है। अलमीरा लिख सकते हो एग्जांपल, वॉशरूम्स लिख सकते हो एग्जांपल। आप मेरे से ज़्यादा तो आपको पता होगा एग्जांपल्स, आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वही सारे यूजेस हैं, ये तो बच्चों की तरह मैं लिखवाऊंगा नहीं, है ना, आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन मिरर की कहानी ख़त्म होती है। होप आपको अच्छे से समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड कीजिए, सेकंड टाइम में आपको 100% समझ में आ जाएगा। और अगर प्लेन मिरर क्लियर हो जाएगा बच्चों, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर को अच्छे से क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट पूरा 100% क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो पढ़ाई करते रहिए, डाउट्स अगर आता है तो भेजते रहिए, और क्या, मत जानी लाइफ जीते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।